ACCA students, how are you all? Guys, आई होप आप सबकी एसीसी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है एंड ये आज हमारा थर्ड सेशन है एसीसीए के स्टडी हब के सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली। टोटल हमारे पास 18 चैप्टर है, आप जानते हैं, एंड हम इन सेशंस में सारे के सारे चैप्टर्स जो है कवर करेंगे सो दैट अगर आप जो है एग्जाम्शन रूट से हैं, आप एफआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये आपका बेस बनाएगा। अगर आप जो है सेल्फ स्टडी स्टूडेंट है तो ये सीरीज आपकी हेल्प करेगी, एंड अगर आप कोचिंग भी ले चुके हैं एंड पेपर देना है और पेपर से पहले सारा सिलेबस जो है आपको रिवाइज करना है, सारे कंसेप्ट जो है रिवाइज करने हैं, तो भी जो है हम इन सेशंस को जो है यूज करेंगे। अब आज का जो टॉपिक एरिया है रेगुलेटरी एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, इस टॉपिक में खासियत क्या है इसको समझते हैं। देखिए, आज के टॉपिक में हम जो है हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। अब ये मत सोचना कि मैम सोशल स्टडीज की क्लास में ले गए, ये तो एससीए की क्लासेस हैं। नहीं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। बट आज हम क्या समझने वाले हैं कि आईएएस एंड आईएफआरएस की हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से बन के आए हैं, एंड इनका राइट ट्रीटमेंट, राइट अप्रोच क्या होता है। तो देखिए, स्टैंडर्ड का हम जो है ट्रीटमेंट तो हमें पता चल जाएगा। अच्छा, आईएएस 16 ऐसा है, आईएएस 40 ऐसा है, तो ये ट्रीटमेंट्स हैं। बट वो बने कैसे, कौन बनाता है, क्यों, उसके पीछे का लॉजिक था, एंड कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट जिनका हम नाम तो यूज करते हैं बट उनका मीनिंग हमें नहीं पता है। तो आज के सेशन की हेल्प से हम जो है इन सारे जो है टॉपिक एरियाज को जो है कवर करेंगे। और जो प्रीवियस क्लास में हमने एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डबल एंट्री बुक कीपिंग की थी, जो कि अकाउंटिंग का बेस है, अगर आप लोग जो है उसको भी जो है रिवाइज करना चाहते हो, या फिर अभी तक आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है, तो आधार सीरीज में वो वीडियो जो है ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे। सो नाउ टुडे लेट्स डिस्कस अबाउट द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड उसके रिलेटेड टॉपिक एरियाज। सो चलिए देखिए, अब आज का जो ये चैप्टर है, इसके पीछे का लॉजिक या ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम जो आईएफआरएस फाउंडेशन है, आईएफआरएस फाउंडेशन कैसे लाइक काम करती है, आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है कैसे डेवलप होते हैं, उनका स्कोप क्या है, एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, तो ये सब कुछ जो है हम आज के सेशन में समझने वाले हैं। तो चलिए, आज का पहला टॉपिक एरिया इंट्रोडक्शन टू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होता है? देखिए, यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे पास सेट ऑफ रूल्स एंड हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि कंपनीज को बताते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनानी चाहिए। तो अब इसी के बेसिस पे क्या होता है कि अब हमें ये रूल्स चाहिए क्यों। सबसे पहले बात ये करते हैं, दिस सपोज करो दो ही स्टूडेंट्स हैं और वो एग्जाम में राइट कर रहे हैं। स्टूडेंट एक है, ए है, जो कि क्या करता है, लाइक यूज करता है मैथ्स को। स्टूडेंट बी के केस में हम क्या देखते हैं कि ग्रेड्स देखते हैं कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, मे बी देयर इज सम अदर स्टूडेंट सी, जिसके केस में हम जो है परसेंटेज बेस में चलते हैं। तो क्या हम उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर अच्छे से कर पाएंगे? नहीं। तो सिमिलर वे में अगर कंपनीज जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंटली बनाएंगे तो इन्वेस्टर्स, बैंकर्स, उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि कौन सी कंपनी एक्चुअल में बेटर परफॉर्म कर रही है। तो यस, इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉमन अकाउंटिंग रूल यानी कि आईएफआरएस जो है बनाते हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे बनते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हम जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स होते हैं, जिनके कुछ यूजर्स होते हैं इंटरनल एंड कुछ यूजर्स जो होते हैं एक्सटर्नल। अब ये जो इंफॉर्मेशन के यूजर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। इंटरनल यूजर्स में जैसे कि अगर मैं बात करूं, वो लोग जो कि कंपनी के अंदर काम करते हैं, जैसे कि मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसकी हेल्प से वो फ्यूचर स्ट्रेटजीज देखते हैं, कॉस्ट कंट्रोलिंग देखते हैं, बजट डिसाइड करते हैं, एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट देखते हैं। एंड दूसरी तरफ मेरे पास आते हैं हमारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, एक्सटर्नल यूजर, जो कि क्या होते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स, बैंकर्स, सप्लायर्स, ये सारे लोग। तो ये क्या देखते हैं कि यस, कि क्या मुझे उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या मुझे मनी लेंडिंग करना चाहिए, क्या क्रेडिट देना चाहिए, क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस के आंसर आते हैं यहाँ पर। अब बात ना यहाँ तक खत्म नहीं होती है। तो हमारे पास बात ये आती है कि ये जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स हैं, ये कौन बनाता है, कैसे बनते हैं? तो देखिए, आईएफआरएस स्टैंडर्ड जो होते हैं वो कौन बनाता है, हमारी आईएएसबी।
ठीक है, तो हम जो है इसके बारे में पूरा डिटेल समझेंगे कि आईएफआरएस स्टैंडर्ड कैसे बनते हैं। आईएएसबी जो है काम करती है आईएफआरएस फाउंडेशन के अंदर, ठीक है। आईएएसबी क्या करती है, स्टैंडर्ड्स बनाती है, एंड वो किसके अंडर काम करती है, हमारी आईएफआरएस फाउंडेशन के अंदर काम करती है। इट्स जस्ट लाइक आईएएसबी ने स्टैंडर्ड बनाए, आईएसएसबी भी एक और बोर्ड होती है जो कि आईएफआरएस फाउंडेशन के अंदर काम करते हैं। देखिए हमारे पास ना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ना टोटल 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 में कौन होते हैं हमारे पास, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटलिंग बॉडीज होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि एक्चुअल में स्टैंडर्ड बनाते हैं, एंड यहाँ पर मेरे पास दो बोर्ड्स होती हैं, जैसे कि अभी मैं आपको बता रही थी, आईएएसबी, आईएएसबी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। जो ये आईएएसबी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है ना, ये क्या करती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे कि हमारे पास आईएएस 16, आईएएस लाइक 2, तो बस ऐसे ही जो है हमारे पास स्टैंडर्ड जो है बनाती है ये। दूसरी तरफ हमारे पास आती है आईएसएसबी। आईएसएसबी क्या करती है, ये सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बनाती है। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी वाले स्टैंडर्ड जो है बनाते हैं। अब सस्टेनेबिलिटी वाले स्टैंडर्ड्स का आज की देर में जो है बहुत ज्यादा इनका रोल्स आ चुका है। ये कैसे डील करते हैं, क्लाइमेट रिलेटेड, इन्वायरमेंट रिलेटेड, ईएसजी रिलेटेड एरियाज में। लेवल 2 में आ जाती है मेरे पास गवर्नेंस एंड ओवरसाइट के एरियाज में। यहाँ पर क्या होता है, बोर्ड को सुपरवाइजेशन करने की बात आती है, जिसमें कि फाउंडेशन ट्रस्टीज एंड एडवाइजरी काउंसिल आते हैं। ठीक है, एडवाइजरी काउंसिल। अब यहाँ पर क्या होगा, ये लोग ना स्टैंडर्ड्स नहीं बनाते, बल्कि ये सुपरवाइज करते हैं, ये एडवाइस करते हैं, ये मॉनिटर करते हैं। एंड अगर मैं आगे चलूं, फिर आती है मेरे पास लेवल 3 की, जिसमें आती है बात पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। टॉप में मेरे पास मॉनिटरिंग बोर्ड होती है, जिनका काम क्या होता है, ये देखना कि कंपनी के जो भी ट्रस्टीज हैं वो जो है काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं। एक बात हमें याद रखनी है, ना ही आईएएसबी, ना ही आईएफआरएस फाउंडेशन किसी भी कंपनी को फोर्स कर सकते हैं कि कंपनी जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करे। यस, तो ये देखिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेगुलेटरी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। आईएएसबी क्या करती है, डेवलप करती है हमारे स्टैंडर्ड को और पब्लिश करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। उसके बाद इंटरप्रिटेशन कमेटी भी इसी के साथ होती है, जो कि क्या करते हैं, आईएएसबी के साथ मिलकर काम करते हैं और उसकी एप्लीकेशन में, गाइडेंस में हेल्प करते हैं। एंड दूसरे वाला क्या था हमारे पास, सस्टेनेबिलिटी बोर्ड, जो कि क्या करते हैं, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड स्टैंडर्ड। यहाँ पर अगर आप में से किसी को नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूं, सस्टेनेबिलिटी के रिगार्डिंगली अभी तक हमारे पास आईएफआरएस S1 एंड आईएफआरएस S2 ऐसे नेम के दो स्टैंडर्ड जो है अभी तक हमारे पास आए हुए हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको गवर्नेंस बोला, ये मेरा क्या है, लेवल 2, एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इज माय लेवल 3। ठीक है, तो इनका काम क्या था, मॉनिटरिंग करने का, एंड ये क्या करते हैं, डेवलप करते हैं स्टैंडर्ड्स, एंड एडवाइजरी काउंसिल क्या करती है, एडवाइस देती है। ये आते हैं हमारे पास। नाउ फिर उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं, तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि ये नेशनल बॉडी क्या कर सकते हैं। नेशनल बॉडी मींस कंट्री लेवल की अगर मैं बात करूं, तो वो किस तरीके से काम करते हैं इसको, देखिए वो अपनी मर्जी से ना स्टैंडर्ड जो है डेवलप कर सकते हैं, उनकी मर्जी है, या वो उसको अडॉप्ट कर लें, या उसको बेस ले लें, एंड या फिर डेवलप कर लें क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे, एंड अपना खुद का स्टैंडर्ड बना के एंड देन कंपेरिजन में चले जाएं कि ये चीजें ऐसे हैं, एंड उसी के बेस पे जो है आगे बना लें। नाउ फिर उसके बाद हमारे पास आती है हमारी आईएफआरएस फाउंडेशन के ट्रस्टीज। ठीक है, अब ट्रस्टी की फाउंडेशन के ऊपर अगर मैं बात करूं, ट्रस्टी के ऊपर वैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके थे। ठीक है, तो लाइक उससे पहले जो अभी के 3 पॉइंट्स है उसका फिर से सम अप देना चाहूंगी सभी को। कंपनीज कैसे आईएफआरएस को अडॉप्ट करते हैं, पहली बात ये कि अपने लाइक खुद सा जो है 3 मेथड्स हैं। पहला क्या है कि अडॉप्ट कर लो पूरी तरह, डायरेक्टली डिट्टो सेम कॉपी पेस्टिंग। दूसरा क्या है कि आईएफआरएस को बेस लेके लॉजिकल स्टैंडर्ड बना लो, जैसे कि इंडिया ने इंड बनाए हैं आईएफआरएस को लेके। तीसरा वे क्या है कि डेवलप करो खुद के स्टैंडर्ड एंड देन कंपेयर कर लो, कोई कमी है तो वो देख लो। ठीक है, ये तीन तीन चीजें आपको ये याद रखनी है। इस वाले केस में ये हमारे पास आ जाता है आपके पेपर में। ठीक है, ये आप जो है यूज कर सकते हो। इसके लिए अगर आप जो है लाइक सिंपल वर्डिंग देखो, तो IASB। ठीक है, ठीक है, IASB राइटर्स, यहाँ पर आप ये लिख सकते हो, ट्रस्टी सुपरवाइज करती है, ये अभी तक का जो ऊपर का है।
एंड तीसरे में मेरे पास क्या आएगा, मॉनिटरिंग बोर्ड वॉच। तो ये अभी तक का सारा आ गया। अब ट्रस्टीज के ऊपर अगर मैं आऊं, ट्रस्टीज कौन होते हैं, सुपरवाइज करते हैं आईएफआरएस फाउंडेशन को। ठीक है, क्या करते हैं, सुपरवाइज आईएफआरएस फाउंडेशन। तो इनका काम क्या होता है, सुपरवाइज करना। इट्स जस्ट लाइक अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ आईएफआरएस फाउंडेशन। ट्रस्टी करते क्या हैं, आईएसबी को सुपरवाइज करेंगे, आईएसएसबी को भी सुपरवाइज करेंगे, इनके मैनेजर्स की, इनके मेंबर्स की अपॉइंटमेंट करेंगे, इनकी गवर्नेंस को मैनेज करेंगे। ये क्या करेंगे, देखेंगे कि स्ट्रैटेजी कैसे है, ये देखेंगे कि यस की स्टैंडर्ड जो है वो प्रॉपरली डेवलप हुए हैं या नहीं है। बट ये क्या नहीं करते हैं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखते नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ और सिर्फ जो होते हैं हमारी कौन बनाती है, आईएएसबी ही बनाती है। नाउ अब मैम ये भी तो किसी का अकाउंटेबल होते होंगे, जी हाँ, दे आर अकाउंटेबल टू मॉनिटरिंग बोर्ड, इनकी रिपोर्टिंग मॉनिटरिंग बोर्ड को होती है। तो इनका फोकस किस एरिया के ऊपर रहेगा, जैसे कि कुछ इमर्जिंग इकोनॉमीज में कोई न्यू टॉपिक एरिया, ये वो देखते हैं। अगर कोई स्मॉल बिजनेस एंटिटीज है, एसएमई जिसको बोलते हैं, उनके ऊपर देखते हैं, चैरिटीज के ऊपर है उनके ऊपर देते हैं, एंड नॉन फॉर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है उनको देखते हैं। इट्स जस्ट लाइक सपोज यू इमेजिन अ स्कूल, ठीक है, टीचर पढ़ाते हैं, प्रिंसिपल सुपरवाइज करते हैं टीचर को। प्रिंसिपल हर एक क्लास को नहीं जो है लाइक टीच कर सकता है ना, प्रिंसिपल क्या है कि हर एक क्लास को नहीं देख सकता। तो सिमिलरली क्या कहते हैं कि आईएएसबी जो है स्टैंडर्ड बनाते हैं, सुपरवाइजरी का काम क्या होता है, जो है देखना कि ट्रस्टीज का सुपरवाइज करने का काम होता है आईएएसबी को। तो यही हमारे सारे काम है ना। आप आईएएसबी, वैसे तो बच्चों मैंने आपको इसको सम अप वे में बताया है, तो जिस जिसको अभी तक जो है याद है कि आईएएसबी का क्या काम है, नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए कि उसका क्या काम है। सो जल्दी से बताइए बच्चों। देखिए आईएएसबी यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी है एसीसीए के एफए के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए आपसे पूछा गया था कि ये क्या है। तो आईएएसबी क्या है, एक इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं इसमें, एंड इनका काम क्या होता है, आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना। ठीक है, इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट है, एंड क्या करते हैं, लाइक क्रिएट आईएफआरएस स्टैंडर्ड, यही बनाते हैं आईएफआरएस स्टैंडर्ड। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में तो एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना तो आ ही गया, पुराना कोई है उसमें अपडेशन लेके आना भी हो गया। एक्सपोजर ड्राफ्ट जो कि एक डमी होता है वो भी पब्लिश करते हैं, अप्रूव करते हैं आईएफआरएस की इंटरप्रिटेशन को, एंड अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कहीं पर कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो ये भी करते हैं। अब इनको करने का मैम मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक मेन ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो एक ग्लोबल अकाउंटिंग लैंग्वेज लेके आना, जिससे हम क्या मेक श्योर करें, हम ये बात मेक श्योर करें कि हर एक बात में ट्रांसपेरेंसी है, कंपेरेबिलिटी है, मींस की जो भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसपेरेंट आ रही है, कंपेयर है कि आप एक साल को दूसरे साल से कंपेयर कर रहे हो, इंफॉर्मेशन रिलायबल है कि आप उस इंफॉर्मेशन के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, एंड हाई क्वालिटी रिपोर्टिंग चल रही है कि मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी हम लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अब देखिए मैम आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स को यूज कौन करते हैं, देखिए ये सारी तो क्वालिटीज हमने बोल दी, बट इन स्टैंडर्ड को यूज कौन करेगा हमें ये भी पता होना चाहिए। देखिए ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, हमारे इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, क्रेडिटर्स ये सब कुछ यूज करते हैं, ताकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड डिसीजन के लिए उसको यूज कर सके, उस पर ट्रस्ट कर सके। अब नॉर्मली अगर मैं देखूं इसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, कितने लोग होते हैं बोर्ड की अगर बात की जाए, तो बोर्ड में होते हैं टोटल 14 लोग। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एंड इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, ट्रस्टीज अपॉइंट करते हैं। ठीक है, 14 लोग हैं जो कि ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं, एंड ये जो होते हैं एक्सपर्ट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग बैकग्राउंड से। अब यहाँ पर ना एक बात आती है हमारे पास सुपर मेजोरिटी को लेके। अब वो क्या है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड जो होते हैं ना, उनको ना मैं ऐसे ही नहीं बस ठीक है कि मेजोरिटी लोग मान गए और हो गया, उसके लिए हमें चाहिए सुपर मेजोरिटी, यानी कि नॉर्मल मेजोरिटी से ज्यादा लोग हमें चाहिए, जिससे कि हम ये मेक श्योर करें कि इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड जो है उनको ज्यादा से ज्यादा लोग सपोर्ट में है, तभी ये बात जो है बन के आए। जैसे कि आईएसबी को सपोज करो कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड की तरह है, ठीक है,
ये क्या करेगी, डिजाइन करेगी एग्जाम को, सिलेबस में भी चेंजेस लेके आएगी और नए पेपर्स को भी पब्लिश करने का काम करेगी। तो एक किस्म का ऐसा ही काम करती है। और यहाँ पर हमारे पास सुपर मेजोरिटी वाली बात जो है आपको याद रखनी है, ठीक है, सुपर मेजोरिटी वाली बात। अब नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर आते हैं, ये अभी पीछे रिसेंटली बनी है। अब ISSB, इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड, ISSB क्यों बनेगी थी? देखिए, इन्वेस्टर आज के जो है ना, वो ना प्रॉफिट्स के बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचते। मैं ये नहीं कहूंगी कि सोचते ही नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं सोचते, बिकॉज दे हैव अ लॉन्ग टर्म विजन। आप जैसे लोग हैं जो कि स्मार्ट पीपल हैं, तो देखिए इन्वेस्टर जो है ना, ये प्रॉफिट्स के बारे में इतना नहीं सोचते हैं। दे आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट कि क्या ये कंपनी पॉल्यूशन तो नहीं कर रही, क्या ये हमारे एम्प्लॉयज को जो है वो उनको प्रोटेक्ट करके रख रही है, कि ऐसे ही किसी को भी निकाल दिया, एम्प्लॉयज की कोई कदर ही नहीं है। एंड आर दे इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज वी नो दैट आर मदर अर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो कंपनीज को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग चाहिए। तो जो ISSB थी ना, वो बनी थी नवंबर 2021 में, ये आप याद रख लेना। इन्होंने पहला स्टैंडर्ड लेके आए जून 2023 में। जो अभी तक के स्टैंडर्ड बने हुए हैं वो है दो स्टैंडर्ड, IFRS S1 एंड IFRS S2। ठीक है, दो तरह के आज की डेट में जो है स्टैंडर्ड बने हैं, ग्लोबल लेवल के स्टैंडर्ड बने हैं। अब वो स्टैंडर्ड क्या है? S1 जो है जर्नल सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर रिलेटेड है, एंड S2 क्या है? क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर के ऊपर है। अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर मैं बात करूं तो वो क्या क्या है? ठीक है, इसके चार मेन की ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड लेके आओ हर एक के लिए, ताकि कंपैरिजन वाइज इजी हो जाए, बिकॉज कंपनी जो आज की डेट में ग्लोबल है। एंड हमारे इन्वेस्टर्स की जो भी इंफॉर्मेशन नीड्स हैं वो पूरी हो जाए। कंपनीज को भी हेल्प मिल जाए कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बनानी कैसे है, तो कंपनीज को भी हेल्प हो जाएगी। एंड चौथा ये कि जो भी स्टैंडर्ड है वो ऐसा होना चाहिए कि दूसरे कंट्रीज के लॉ के साथ वो कंपैटिबल हो। तो अगर मैं सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोलूं तो IASB जो थी, जो स्टैंडर्ड बोर्ड थी, वो उसके ऊपर बात करती थी कि हाउ मच प्रॉफिट डिड द कंपनी मेक, वो ऐसी वाली बात में बात कर देती थी। बट जो ISSB है, इसकी वर्डिंग क्या हो सकती है, मतलब इसका थॉट प्रोसेस कैसा हो सकता है कि हाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिड द कंपनी अर्न दैट प्रॉफिट, तो कितना आपने प्रॉफिट कमाया, अच्छी बात है, उस प्रॉफिट को कमाने में आप रिस्पॉन्सिबल कितने थे, आप ये भी उसमें बताओगे। तो IASB और ISSB दोनों में डिफरेंस की मैं बात करूं तो IASB फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर रहता है, प्रॉफिट के ऊपर रहता है। वो IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं और उनकी ज्यादातर यूसेज इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, लेंडर्स ऐसे लोग यूज करते हैं। बट ISSB सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड के ऊपर है, क्लाइमेट ESG के ऊपर है। IFRS सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बनते हैं उसमें, एंड वो इन्वेस्टर्स जैसे लोग जो हैं वही इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म में जुड़ा होना होता है। ठीक है, तो इनके ऑब्जेक्टिव जो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बोर्ड की तरह ही है, बट दे वांट समथिंग जो कि लॉन्ग टर्म में है। देखिए, ये स्टैंडर्ड जो है दो तरह के, आपको मैंने बताया ना, ये जर्नल वाला है, और S2 कौन सा है? क्लाइमेट रिलेटेड वाला है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर अवेलेबल है। नाउ अब हम बात करेंगे आगे कि मेरे पास नेक्स्ट आती है IFRS एडवाइजरी काउंसिल। मैम, एडवाइजरी काउंसिल, नाम में तो एडवाइस है। तो एक बात तो मैं बोलती हूँ कि नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि ना हमें नाम से ही हिंट मिल जाती हैं। तो उस हिंट्स को, उन बिट्स बॉब्स को जोड़ना चाहिए, सो दैट कि हमारे पास एक राइट आंसर आ जाए। तो यस, इन बिट्स बॉब्स को जोड़ते हैं एंड राइट आंसर के ऊपर बात करते हैं। तो यस, वी हैव IFRS एडवाइजरी काउंसिल। तो एडवाइजरी काउंसिल क्या बात कर रही है उसके ऊपर देख लेते हैं। सो एडवाइजरी काउंसिल एक एडवाइजरी बोर्ड है, ये स्टैंडर्ड बनाती नहीं है। इसमें कौन कौन से लोग हैं? मेंबर्स हैं। मेंबर्स में इन्वेस्टर, ऑडिटर्स, एकेडमिक, स्टैंडर्ड सेटलर, ये सब हैं, जिसमें 30 से ज्यादा लोग आ जाते हैं। इनका काम क्या होता है? एडवाइस देना IASB को, एडवाइस देना ISSB को, एडवाइस देना ट्रस्टीज को। तो ये कैसे एडवाइस देते हैं? ये डिस्कस करते हैं अबाउट द प्रायोरिटीज, दे डिस्कस अबाउट द फ्यूचर प्रोजेक्ट, दे डिस्कस अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज। ऐसी वाली एडवाइस जो है देते हैं। उसके अलावा ये क्या एडवाइस दे सकते हैं?
देखिए ये क्या है, ये एक्चुअल में एक फोरम है जहां पर डिफरेंट डिफरेंट लोग जो है डिस्कस करते हैं आईएफआरएस को। इट्स जस्ट लाइक अ डिस्कशन पैनल। जैसे सपोज करो कि आईएसबी को एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना है, तो वो ये सब कुछ करने से पहले ना, ठीक है, वो इन्वेस्टर्स को बोलेंगे, ऑडिटर्स को बोलेंगे, टीचर्स को बोलेंगे, कंपनीज को बोलेंगे कि आपको क्या लगता है। एंड ये जो डिस्कशन होती है ये कैसे होती है, एडवाइजरी काउंसिल के थ्रू होती है। सो इट्स जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर 30 या 30 से ज्यादा लोग होते हैं एंड इनकी अपॉइंटमेंट भी कौन करता है, ट्रस्टीज करते हैं। एंड ये रिन्यूएबल होती है, 3 साल के बाद टर्म जो रिन्यू हो जाती होती है। तो बेसिकली इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, एडवाइस करना स्टैंडर्ड सेटलिंग बोर्ड के रिलेटेडली। ठीक है कि यस कि आपको देखो कि कोई भी स्टैंडर्ड है उसके प्रोजेक्ट के रिगार्डिंगली उसके ऊपर ये गाइडेंस करते हैं। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास आती है हमारी इंटरप्रिटेशन कमेटी। मैम इंटरप्रिटेशन कमेटी क्या होती है, थोड़ा उसके बारे में भी गाइड कर दीजिए कि उसमें क्या क्या आते हैं, कौन से लोग होते हैं, इंटरप्रिटेशन कमेटी का क्या काम होता है। सो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। सो इंटरप्रिटेशन कमेटी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो ये आता है कि हमें चाहिए कि, देखिए कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स भी होते हैं जो कि हमें ना कंप्लीटली क्लियर नहीं होते। अब ये मत कहना मैम हमें तो कोई भी क्लियर नहीं होते हैं। कंपनी को कई बारी उनके लिए इंटरप्रिटेशन डिफरेंट डिफरेंट फील हो सकती है। ए कंपनी कुछ और सोच रही है, बी कुछ और सोच रही है, सी कुछ और सोच रही है। तो आईएफआरएस इंटरप्रिटेशन कमेटी क्या करती है, ये वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है। अब वो कैसे करती है, वो ना एक्सप्लेन करती है जो भी आईएफआरएस अभी चल रहे हैं उनके बारे में, उनके रिगार्डिंगली जो भी इश्यूज हैं उनके ऊपर गाइडेंस देती है, क्लैरिफाई करती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स को, ड्राफ्ट इंटरप्रिटेशन को पब्लिश करती है। एंड देन उसके बाद फिर वो क्या करती है, फाइनल इंटरप्रिटेशन आईएएसबी को देती है। यहाँ पर कितने लोग होते हैं, अब उसके ऊपर भी मैं अगर आपको समझाऊं तो यहाँ पर होते हैं टोटल 14 वोटिंग मेंबर्स एंड एक नॉन वोटिंग चेयरपर्सन होता है। एंड ये जो 14 वोटिंग मेंबर्स होती है इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है कौन करते हैं, ट्रस्टीज करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पर कैसे मैम, कैसे कंफ्यूजन हो कैसे सकती है, जैसे सपोज करो कि आई 16 बोलता है कि डेप्रिशिएट करो पीपी को, कंपनी बोलती है कि मैम कौन सा डेप्रिसिएशन मेथड जो है यूज किया जाए इस सिचुएशन में, तो आईएफआरएस इंटरप्रिटेशन कमेटी क्लैरिफिकेशन देती है इसके ऊपर। तो देखिए आईएसबी जो है रूल्स लिख के देता है, इंटरप्रिटेशन कमेटी उसका इंटरप्रिटेशन, जैसे कहते हैं इंटरप्रेट करो, एक्सप्लेनेशन देती है बेसिकली। तो यस, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन स्टैंडर्ड्स आते हैं। तो अगर मैं अभी तक की जितनी भी बॉडीज हैं सबके कामों का अगर आपको सम अप दूं तो आईएफआरएस फाउंडेशन जो होती है एडवाइस करती है नेशनल अथॉरिटीज को कि आपको जो है अडॉप्ट करना है आईएफआरएस स्टैंडर्ड को। आईएएस भी क्या करती है, इशू करती है नए स्टैंडर्ड्स और एक्सपोजर ड्राफ्ट को। इंटरप्रिटेशन कमेटी क्या करती है, एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स को बनाती है कि कैसे कैसा होना चाहिए। एडवाइजरी काउंसिल क्या करती है, डिस्कशन फोरम देती है, एडवाइस देती है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं हमारे पास और क्या आते हैं, देखिए ये तो होगी इन सबके काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी की इंटरप्रिटेशन देना, गाइडेंस देना। एंड लाइक आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है कि हर एक जो भी बॉडी है उनके रोल्स क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इनके ऊपर आपके पास जो है क्वेश्चन आ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर आती है बात ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। मैम ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, देखिए ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं कुछ कॉमन अकाउंटिंग रूल्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में हम जो है यूज कर सकते हैं। इनको आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही कहा जाता है। इनको कौन बनाते हैं, आईएएस भी बनाते हैं, हमें पता ही है। अब ये ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए जब तक मेरे पास एक कॉमन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होगा कंपनी जो है डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बनाएंगे डिफरेंट वे में। इन्वेस्टर जो है कंपनीज को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, बैंक जो है ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर। तो ग्लोबल जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, कंपेरेबल, रियलायबल, ट्रांसपेरेंट, कंसिस्टेंट वे में बनाएंगे। तो अब आईएफआरएस में बात कैसे होती है, आईएफआरएस में क्या क्या चीजें होती है। तो आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पर बात आती है कि आईएफआरएस नए स्टैंडर्ड आईएसबी बनाती है। आईएफआरएस 15 हो गया, आईएफआरएस 16 हो गया, ये है। तो यहाँ पर आईएफआरएस का नाम में ये भी इंक्लूड है, बट उसके अलावा ना यहाँ पर कुछ और भी इंक्लूड है, आईएएस। जैसे कि ये क्या है, ये ना ओल्ड स्टैंडर्ड है जो कि आईएएससी ने इशू किए थे, ठीक है, बट अभी भी वैलिड है। ठीक है, अब आईएएससी कौन है, इंटरप्रिटेशन जो कि स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी।
अभी भी चल रहे हैं जब तक ये विड्रॉ नहीं होंगे, यही है। जैसे एग्जाम्पल की तरफ से मैं आपको बताऊं, IAS 2, ये बहुत फेवरेट है सबका, जब तक ये चेंज नहीं होगा, नया नहीं आएगा, ये करेंगे। IAS 16, ठीक है, ये क्या IAS वाले है ना, तो ये अभी तक भी चल रहे हैं, तो चलते रहेंगे। तो ये सब कुछ इसमें कवर होता है। इनके अंदर आता क्या है इंटरप्रिटेशंस में, कि यस, कि ये जो पहले थे ना, जो पहले वाले जो सेशन थे, लाइक ये क्या थे, ये फॉर्मर SIC ने बनाए थे, और आज की डेट में IFRS इंटरप्रिटेशन कमेटी के नाम से, एंड ये अभी भी लाइक एप्लीकेबल है। तो ये आपको जो है पता होना चाहिए। फिर अब हम आगे चलते हैं, बात आती है ऑब्जेक्टिव्स को लेके। ठीक है, IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखिए, ISB का तो ना एक ही मिशन है। क्या मिशन है? देखिए, एक हाई क्वालिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना के आना, जिसमें कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रांसपेरेंट, रिलायबल बनाए, यूजफुल बनाए इन्वेस्टर्स के लिए। तो IS का मिशन क्या है? ISB के मिशन की मैं बात करूं, ये चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, अकाउंटेबिलिटी आए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा एफिशिएंट आए, ट्रस्ट बने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बन के आए। तो वो यही चाहते हैं। अब इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर मैं आऊं, तो इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स में मेरे पास क्या क्या आता है? सबसे पहला तो हमारे पास यही था, ट्रांसपेरेंसी को लेके। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंसी लेके आना चाहते हैं। ट्रांसपेरेंसी मींस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसा डेटा होना चाहिए, ऑनेस्ट, क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड। इन्वेस्टर को पता हो कि यस, कि ये जो जिस भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जो ट्रस्ट कर रहे हैं वो ट्रस्टवर्दी है। ये क्यों जरूरी है? ट्रांसपेरेंसी के बिना कंपनी जो है लॉसेस हाइड करेंगे, इन्वेस्टर जो है रॉन्ग डिसीजन लेंगे। तो दैट्स व्हाई कंपनी ए रिपोर्ट करती है अपने सारे डेट्स के बारे में एंड लॉसेस के बारे में ऑनेस्टी से। कंपनी बी सपोज करो हाइड कर रही है कुछ लोन्स को, तो इन्वेस्टर्स को तो ऑब्वियसली कंपनी ए के ऊपर ट्रस्ट होगा, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी से सब कुछ बता रही है कि हाँ, ये सब कुछ बता रही है। बट बी ने एक बात छुपाई तो लोगों को लगेगा एक छुपा रहे तो 10 बातें छुपाई होंगी। सो दैट्स व्हाई ट्रांसपेरेंसी इज इंपॉर्टेंट। दूसरी बात आती है हमारे पास यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी को लेके। तो अकाउंटेबिलिटी क्या है, कि मैनेजर जो है कंपनीज को चलाते हैं यूजिंग द मनी ऑफ शेयर होल्डर। IFRS हेल्प करता है शेयर होल्डर्स को ये चेक करने में कि जो भी मैनेजर्स हैं वो कंपनी को अच्छे से मैनेज कर भी रहे हैं या नहीं। इससे ना इंफॉर्मेशन गैप जो है वो कम होता है। जैसे कि इन्वेस्टर है वो ओनर्स हैं, मैनेजमेंट है वो कौन है, डायरेक्टर्स हैं। अब मैनेजर्स को पता होगा कि यस, कि एवरीथिंग लाइक अबाउट द बिजनेस इज ट्रू, एंड इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो IFRS क्या मेक श्योर करते हैं कि यस, कि जो भी लाइक इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट है, वो रियलायबल है, वो ये मेक श्योर करके चलते हैं। जैसे सपोज करो कंपनी ने एक 50 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, तो हम जो है इसको देख के चलेंगे कि यस, कि लाइक कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैनेजर जो है सीक्रेटली मनी को स्पेंड करें विदाउट रिपोर्टिंग, बिकॉज IFRS जो है प्रॉपर डिस्क्लोजर मांगते हैं। थर्ड इज इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इकोनॉमिक एफिशिएंसीज के ऊपर बात करूंगी। तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी में क्या आ जाता है कि देखिए, IFRS जो है मनी फ्लो के लिए हेल्प करते हैं फॉर द बेस्ट कंपनीज। इन्वेस्टर जो होते हैं कंपनी को कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं कि अच्छा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, ये देख लेते हैं। इससे क्या होगा कि यूज ऑफ कैपिटल वर्ल्ड वाइड जो है बढ़ जाएगा। जैसे कि कोई भी इन्वेस्टर है, वो किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है कंट्री ए में। ठीक है, अगर दोनों ही कंपनीज IFRS को यूज करेंगे तो कंपैरिजन इजी हो जाएगा और इन्वेस्टर जो है बेटर डिसीजन ले पाएंगे। तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, तीनों चीजें जो है इसमें आ जाती हैं। आई होप दैट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट थिंग, मैम ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये डेवलप कैसे होते हैं, इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की डेवलपमेंट का प्रोसेस कैसे है? देखिए, IFRS स्टैंडर्ड बनते कैसे हैं, पहले इसको समझते हैं। हमें पता है कि हमारे जो है स्टैंडर्ड्स IASB बनाती है। क्या ऐसे ऐसे स्टैंडर्ड बन गए? नो, दे फॉलो ड्यू प्रोसेस। ठीक है, ड्यू प्रोसेस जो है उसको फॉलो करते हैं, मीनिंग प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, जिसमें वो ये मेक श्योर करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी भी है, पब्लिक पार्टिसिपेशन भी हो रहा है, चीजें फेयर भी हैं, एंड हाई क्वालिटी बेस्ड स्टैंडर्ड जो है बन के आ रहे हैं। अब ड्यू प्रोसेस होगा कैसे? ड्यू प्रोसेस एक ऑफिशियल प्रोसीजर है जिसमें जिसको हम फॉलो करते हैं बिफोर इशूइंग न्यू IFRS स्टैंडर्ड। ISB क्या करती है, ये लाइक ओपिनियंस के लिए बोलती है बहुत सारे लोगों को बिफोर फाइनलाइजिंग अ स्टैंडर्ड।
तो आप इसके लिए फिर वो किस किस को कंसल्ट कर सकते हैं? देखिए आईएसबी क्या करती है, सजेशन लेती है अकाउंटेंट से, ऑडिटर से, इन्वेस्टर से, फाइनेंशियल एनालिस्ट से, बिजनेस वालों से, स्टॉक एक्सचेंज वालों से, गवर्नमेंट रेगुलेटर से, लॉयर से, इन सब से, जनरल पब्लिक से भी। तो अब इन सब से एडवाइस लेंगे इस ड्यू प्रोसेस में। अब फिर मैम ये ड्यू प्रोसेस इंपॉर्टेंट है क्यों? बिकॉज विद ऑल दिस, देखिए हर एक के पास चांस आ जाएगा टू कमेंट ऑन दिस। हर एक का व्यू पॉइंट डिफरेंट होगा, हर का व्यू पॉइंट कंसीडर भी किया जाएगा, और स्टैंडर्ड जो है लाइक ग्लोबली लेवल पे जो जो चल रहे हैं वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब आईएफआरएस की डेवलपमेंट में हम कौन कौन से स्टेप जो है फॉलो करते हैं। अब पहला काम क्या होता है, एजेंडा सेट करना। ठीक है, ये क्या है, कुछ स्टेप्स हैं। हम पहले स्टेप में क्या करते हैं, एजेंडा सेट करना। तो यस, हर एक को चांस मिलता है कमेंट करने का, हर एक के व्यू पॉइंट्स कंसीडर किए जाते हैं, एंड स्टैंडर्ड जो है प्रैक्टिकल है एंड ग्लोबली एक्सेप्टेड है। तो अब ये जो डेवलपमेंट का जो स्टेप्स हैं वो कैसे हैं, 6 स्टेप्स के थ्रू हम जाते हैं। पहला काम क्या हो गया, एजेंडा सेट करना। सो ये क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि यस कि क्या हमें न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या कहाँ पर प्रॉब्लम है, क्या इन्वेस्टर्स को इससे फायदा होगा, क्या हमारे पास ऑलरेडी इसको लेके सफिशिएंट गाइडेंस है। तो बहुत सारी कंपनीज जो है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर रिपोर्ट करती हैं, सपोज करो डिफरेंट डिफरेंट वे में। आईएएस भी डिसाइड करते हैं कि यस कि इसको कैसे डेवलप करना चाहिए, इसकी गाइडेंस के ऊपर बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज क्या है, आईएसबी क्या करती है, प्रोजेक्ट प्लान बनाती है। ये अकाउंटिंग बॉडीज के साथ, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग बॉडीज के साथ काम कर सकते हैं, जैसे कि यूएस फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो ये क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग नेशनल स्टैंडर्ड को स्टडी करते हैं, कंसल्ट करते हैं आईएफआरएस एडवाइजरी काउंसिल को, एंड एक वर्किंग ग्रुप जो है बना लेते हैं। तो प्लानिंग स्टेज में तो होगा ये बात। फिर थर्ड बात होती है हमारी डिस्कशन पेपर के ऊपर। ठीक है, तो डिस्कशन पेपर एक पब्लिश किया जाता है। ये क्यों किया जाता है कि इसमें ना हम ना अकाउंटिंग इशू लिखेंगे, उसका सॉल्यूशन लिखेंगे, एंड देन इनिशियल की स्टेज के ओपिनियंस होंगे उसमें, एंड पब्लिक को बोला जाएगा आइए इसके ऊपर कमेंट कीजिए। अब जो ये सारा प्रोसेस है इसमें हमें क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए। ओनली सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर, पीछे हमने बात की थी सुपर मेजॉरिटी, यहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी ऑफ लोग होंगे वो डिस्कशन पेपर में हाँ बोल देंगे तो चल जाएगा। फिर डिस्कशन पेपर देखिए, मेजॉरिटी ऑफ लोग होने चाहिए फॉर द फ्रॉम द बोर्ड मेंबर्स। अब फिर नेक्स्ट स्टेज आती है हमारे पास एक्सपोजर ड्राफ्ट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट्स रिव्यू किए जाते हैं, एंड रिव्यू करने के बाद आईएसबी क्या करती है, एक ईडी जिसको एक्सपोजर ड्राफ्ट बोला जाता है वो बनाते हैं। इसके पीछे का पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि ये इसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ये प्रपोज करते हैं। अब पब्लिक जो है इसके ऊपर फीडबैक देती है, मेजर चेंजेस सजेस्ट किए जाते हैं, और आईएसबी क्या करती है, फिर इसके बाद अनदर एक्सपोजर ड्राफ्ट जो है इशू करके चलती है। अब इसमें होगा क्या, हमें अप्रूवल चाहिए। कितनी अप्रूवल चाहिए, हमने पीछे भी बात की थी, सुपर मेजॉरिटी अप्रूवल चाहिए। यानी कि 9 आउट ऑफ 14 मेंबर या फिर 8 आउट ऑफ 13 मेंबर हमें जो है चाहिए होते हैं। ठीक है, अगर मेंबर कम है तो भी 8, ठीक है, मतलब 13 से कम है तो मतलब 8 लोग मिनिमम हमें चाहिए। फिर उसके बाद आती है हमारी फिफ्थ स्टेज, जो कि हमारे आईएफआरएस स्टैंडर्ड, जो कि हमारा फाइनल स्टैंडर्ड है, ये बन के आता है। तो ये सारे के सारे कमेंट्स को कंसीडर किया जाता है। फिर आईएसबी क्या करती है, एक फाइनल वर्जन बना के आएगी, फिर उसको रिव्यू किया जाएगा, फिर मेंबर्स उसकी अप्रूवल देंगे, एंड आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है फिर ऑफिशियली हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये पूरे के पूरे 5 स्टेप्स हैं। अब मैम बन गया तो बात खत्म, बस हो गया, सो जाए अब रेस्ट कर लें, नहीं। देखिए पब्लिकेशन होने के बाद भी ना इसको जो है क्या किया जाता है, रिव्यू किया जाता है आफ्टर दिस। तो क्या किया जाता है, इसको क्या किया जाता है, यहाँ पर रिव्यू किया जाता है। अब रिव्यू स्टेज में क्या होगा कि आईएएस भी क्या करती है, कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करती रहती है इन स्टैंडर्ड को, और अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम आ गई, बिजनेस प्रैक्टिस चेंज हो गया मे बी, तो आईएएस भी इसको अमेंड भी कर सकती है, रिवाइज भी कर सकती है। तो यानी कि अगर मैं इसका सारे का फ्लो समझूं तो फ्लो क्या है, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, फिर उसी के ऊपर एजेंडा बनाओ, फिर प्लान करो, फिर डिस्कशन पेपर आएगा, फिर एक्सपोजर ड्राफ्ट आएगा, फिर लोगों से कमेंट मांगेंगे, फिर फाइनल आईएफआरएस स्टैंडर्ड बन के आएगा, एंड अगर कुछ नीड पड़ी तो हम जो है क्या करते हैं, उसके ऊपर रिव्यू लेके आएंगे, अपडेट्स लेके आएंगे।
तो आपको पेपर के लिए क्या पता होना चाहिए? एक तो डिस्कशन पेपर के बारे में पता होना चाहिए जिसमें कि इनिशियल आइडियाज होते हैं, पब्लिक कमेंट होते हैं एंड दैट इज अप्रूव्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ पीपल। एक्सपोजर ड्राफ्ट जो होता है इट्स अ प्रपोज स्टैंडर्ड जिसमें पब्लिक कमेंट लिए जाते हैं एंड उसकी अप्रूवल किससे चाहिए? सुपर मेजॉरिटी लोगों से चाहिए। एंड एक फाइनल आईएफआरएस स्टैंडर्ड है जो कि ऑफिशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा होता है। ठीक। तो अब कोई बच्चा मुझसे ये मत पूछे कि मैम आईएएस और आईएफआरएस में क्या डिफरेंस होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया और अभी भी बता रही हूँ खुद से ही। तो देखिए पहले क्या होता था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है आईएएस के नाम से जाने जाते थे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नेम से। आज वही इंटरनेशनल वाले स्टैंडर्ड जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के नेम से जाने जाते हैं। आज के डेट में पुराने वाले भी कुछ वैलिड हैं जब तक उनकी रिप्लेसमेंट नहीं आती, जैसे कि आपका फेवरेट IS2, IS16, IS40, तो ये अभी तक जो है चल रहे हैं। तो ये जो है पुराने वाले और अब वाले जो है चीजें इकट्ठे इकट्ठे चल रही हैं। तो अब इसकी स्कोप और एप्लीकेशन हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि इसको कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, बिजनेस रिपोर्टिंग पर्पस में यूज किया जाता है एंड ये कंसोलिडेशन पर्पस में भी यूज किया जाता है। एंड अगर कभी भी हमें इसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी के ऊपर कोई लिमिटेशन है तो वो हम जो है स्पेसिफिकली बता के चलेंगे। ठीक है। तो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो एक हमारे पास ना वर्ड आता है गैप। गैप क्या होते हैं? जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये अकाउंटिंग रूल्स हैं जो कि कंट्रीज फॉलो करते हैं। इंडिया वाले जैसे इंडियस करते हैं, यूके वाले आईएफआरएस करते हैं, यूएस वाले यूएस गैप फॉलो करते हैं। ठीक है। वो ये फॉलो करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एंड अब जैसे कि आईएफआरएस की एप्लीकेबिलिटी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, ट्रेडिंग हो, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, सब जगह पे होगा। आईएफआरएस कंसोलिडेशन में भी चलेगा, सेपरेट वाले में भी चलेगा। इसकी इफेक्टिव डेट कौन सी होती है? स्पेसिफिक डेट जिस दिन से वहां पर वो एप्लीकेबल होते हैं, वो रेट्रोस्पेक्टिवली नॉर्मली नहीं होते हैं। तो ये अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि नॉट, यहाँ पर लिखा भी है नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली मेंशन। तो ये कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव बेस पे नहीं चलते हैं। अब आईफरस कहां पर नहीं लगेंगे? यहाँ पर देखिए कुछ नॉन बिजनेस एक्टिविटीज और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर ये कंपलसरी नहीं है। प्राइवेट एनजीओ, चैरिटीज एनजीओ में भी ये कंपलसरी नहीं है। जैसे कि अगर सपोज करो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज है, तो उसको आईएफआरएस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। बट अगर कोई लोकल चैरिटी है उसको आईएफआरएस को यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब मैम कब यूज करना है कब नहीं करना है ये तो आपने बता दिया, बट इसको यूज करना है क्यों है, इसके फायदे क्या है, क्यों हम ये सब कुछ यूज करेंगे? तो किस किस को पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए बच्चों। सो एडवांटेजेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए। देखिए लाइक अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो हम यहाँ पर बात करते हैं कॉमन स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सबके लिए सेम, सबका एक, ठीक है। तो यस अगर ऐसा कुछ होगा तो कंपैरिजन करना भी हमारे लिए इजी होगा क्योंकि सब लोग जो है सेम बोर्ड पे चल रहे होंगे। तो ये तो एक बहुत ही कॉमन सा बहुत इजी सा पॉइंट है कि कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज वाली भी होंगी, वो भी कंपैरिजन कर पाएंगे। जैसे कि टाटा और टोयोटा को कंपेयर करना जो है अब इजी हो जाएगा बिकॉज बोथ आर फॉलोइंग आईएफआरएस। नाउ इससे क्या होगा कि हम ना फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स जो है आईएफआरएस फाउंडेशन ट्रस्टीज को जो है ट्रस्ट करते हैं, कंपनीज जो है मनीज जो है इसको रेज कर सकते हैं ज्यादा बेटर वे में। इट इज यूजफुल फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो कंपनीज जो है मल्टीनेशनल कंपनीज उनके लिए इजी है, लाइक वो एक ही अकाउंटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं। इससे हमारे पास क्या होगा गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम सेव होगा। कंपनीज जो है कंट्रीज जो है आईएफआरएस स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं रादर देन, मतलब क्या होगा कि अपना खुद का स्टैंडर्ड बनाना एंड अकाउंटिंग फर्म के लिए भी इजी होगा। ठीक है, क्यों ईज़ी होगा? अब देखो आप जो है अलग-अलग कंट्री में काम करोगे, तो अलग-अलग कंट्री के रूल समझोगे, इससे बेटर क्या है, एक कॉमन है, इसीलिए तो एसीसीए की एडवांटेज है आज की डेट में। एक्चुअल में एसीसीए का लॉजिक यही है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर मैं देखूँ, यही होगा क्योंकि हम जो है सारे के सारे जो हैं आईएफआरएस बेस्ड स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में फॉलो हो रहे हैं। अब देखिए फायदा नहीं होता, हर काम का नुकसान भी कुछ-कुछ हो सकता है। तो जैसे सबसे बड़ी बात इनिशियल कॉस्ट इसमें ज़्यादा होती है, लोगों को ट्रेन करना इसमें जो है टाइम लग सकता है, उसके ऊपर कॉस्ट लगेगी, सिस्टम को अपडेट करना वो एक्सपेंसिव हो सकता है। एंड मे बी समहाउ कुछ एरियाज में लोकल रूल्स होंगे बेटर होंगे, सम नेशनल अकाउंटिंग रूल्स जो होंगे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं आईएफआरएस स्टैंडर्ड से।
एंड यहाँ पर क्या होता है, लोकल लॉज के साथ कंफ्लिक्ट होता है। ठीक है, तो लोकल लॉज के साथ हमारे पास कंफ्लिक्ट होगा, ये हमारे पास हमेशा रहने वाला है। तो अगर फायदे की बात करूं, कंपैरिजन, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस एंड इंटरनेशनल रिपोर्टिंग और फॉरेन कैपिटल को रेस करने में भी हेल्प जो है इससे हमें मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक एरिया जो कि हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट मींस कंपनीज, एंड अगर मैं आगे बढ़ू, गवर्नेंस, गवर्नेंस मींस चेक। तो आप कहीं कुछ ऐसा आ रहा है कि गवर्नेंस, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस मींस एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि कंपनी को डायरेक्शन मिलती है, कंपनी को मैनेज किया जाता है, कंपनी को कंट्रोल किया जाता है। इससे हम क्या मेक श्योर करते हैं, ठीक है, हम ये मेक श्योर करते हैं कि जो भी डायरेक्टर्स है ना वो ऑनेस्टी से काम करें, रिस्क जो है मैनेज चल रहा है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल है, एंड शेयर होल्डर्स की जो भी इंटरेस्ट है दैट इज प्रोटेक्टेड। तो हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस में यही देखते हैं कि बेसिकली अगर मैं यहाँ पर लिख भी दूं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सीजी, सीजी लिख रही हूँ, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस मींस अ सिस्टम, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड, को डायरेक्शन मिलती है, इनको मैनेज किया जाता है एंड उनको कंट्रोल किया जाता है। तो दिस इज माय सीजी। इससे हम क्या मेक श्योर करते हैं कि डायरेक्टर जो है ऑनेस्टी से काम करें, रिस्क जो है मैनेज चल रहा है, हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल है और शेयर होल्डर का इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्टेड है। अब अगर यहाँ पर देखें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जरूरत क्यों होगी, क्योंकि अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं होगा तो फ्रॉड हो सकते हैं, डायरेक्टर्स अपनी मनी को मिसयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही आता है कि यस कि दे आर लाइक गोना टू मिसयूज, तो हम यहाँ पर रिस्क मैनेज करके रखेंगे कंपनीज में। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं अगर हम ये देखेंगे डायरेक्टर्स जो है मिसयूज कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स जो है उनका भी कॉन्फिडेंस जा सकता है, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग हो सकती है। तो हम ये इसीलिए लेके आते हैं कि यस कि हमारे शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर, लेंडर्स, गवर्नमेंट, इन सबका प्रोटेक्शन हो सके, सोसाइटी का प्रोटेक्शन हो सके। तो अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मेजर कंसेप्ट में चलें तो पहली बात यही है, रिस्क मैनेजमेंट की, कंपनीज को आइडेंटिफाई करना होता है एंड कंट्रोल करना होता है बिजनेस के रिलेटेड रिस्क। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, मतलब कि कहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगी, आइडेंटिफाई करूंगी, आइडेंटिफाई कंट्रोल हमारे जो भी रिस्क हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल करेंगे ताकि जो है एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम होगा तो रिस्क कम ही होगा। कंपनी जो है जैसे सपोज करो लोन रिपेमेंट को मॉनिटर करके रख रही है, क्यों करके रख रही है, बिकॉज लोन कवेनेंट ब्रीच ना हो, क्योंकि अगर कवेनेंट ब्रीच होगी तो ऑब्वियसली पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास ऐसा आता है, तो नेक्स्ट यहाँ पर आती है बात क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन की। देखिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्यूरेट, रेलेवेंट, टाइमली, रिलायबल, ट्रू, फेयर होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए मैं मॉडर्न अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करती हूँ, उससे क्या होता है कि हम जो है एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ थर्ड बात, अब यहाँ पर आती है नेक्स्ट इशू, दैट इज स्टीवर्डशिप। कंपनी की जो भी मैनेजमेंट है, ठीक है, कंपनी की जो भी मैनेजमेंट है वो कैसी होनी चाहिए, ओपन ट्रांसपेरेंट, ओपन और ट्रांसपेरेंट हो, ऐसा होना चाहिए। अब वो कैसे होगी अगर मैं उसके ऊपर बात करूं, उनको ऑनेस्टी से काम करना है, एंड दे शुड एक्सप्लेन अबाउट द कंपनी के परफॉर्मेंस, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स, कंपनी की बिजनेस स्ट्रेटजी, जैसे कि एनुअल रिपोर्ट है वो प्रॉफिट्स के बारे में बताता है, एसेट्स के बारे में बताता है, फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान के बारे में बताता है। नाउ नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर बात। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या चाहिए होता है, एक रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग चाहिए होती है। इसमें अगर मैं बात करूं हमारे पास आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। तो बोर्ड को क्या करना है, बोर्ड का काम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, एंड वो इस तरीके से करना कि हम एक बैलेंस एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग वे में बनाए, एंड एक इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लेके आए, एंड जिससे क्या रहे, हमारा बिजनेस रिस्क मैनेज होके रहे। तो अब ऑडिट कमेटी के फिर लाइक रूल्स भी हमें चाहिए होंगे। तो ऑडिट कमेटी के रूल्स क्या हैं, उसमें कौन होने चाहिए, एटलीस्ट 3 इंडिपेंडेंट एनईडी होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पर मेरे पास 3-3 चीजें हैं, तो अब मैं यहाँ पर देखूं तो ऑडिट कमेटी आएगी, ऑडिट कमेटी में क्या है, 3 इंडिपेंडेंट एनईडी होंगे। अब वो काम क्या-क्या करेंगे मैम, उनके काम में आता है मॉनिटरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो रिलायबल है,
रिव्यू करना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, रिव्यू करना रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को, मॉनिटर करना इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर को। अब ये तो होगी बात ऑडिट कमेटी की। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर। देखिए, जो भी हमारे डायरेक्टर्स है ना, उनकी ना एक फिड्यूशरी ड्यूटी बनती है। फिड्यूशरी ड्यूटी मीन्स दे हैव टू एक्ट ऑनेस्टली, इन गुड फेथ एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और शेयर होल्डर्स के हित में। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या करूं, डायरेक्टर्स को क्या करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है एंड मुझे मेक श्योर करना है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ट्रू एंड फेयर विचराइजेशन दे, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ही अप्रूवल हो एंड इफ दे आर सेटिस्फाइड दैट इट इज एक्यूरेट। अब इससे हम ये बताएंगे कि यस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें ये देखना है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन सही है या नहीं है, कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी की स्ट्रेटजी बताना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताना लॉस के अकॉर्डिंगली, गैप के अकॉर्डिंगली, प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देना एंड इंफॉर्मेशन विद द लाइक डेडलाइन। तो आप ये देख सकते हैं ये क्या क्या करते हैं, यू कैन हैव अ लुक बच्चों। सी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ डिटेल में देख के रखना एंड मेक श्योर दैट यू आर हैविंग एप्रोप्रिएट नॉलेज रिलेटिंग टू दिस। So guys, have a look. Now, हम ये मेक श्योर करेंगे कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स केप्ट अवे हैं अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एडुकेट होनी चाहिए, उसमें एक्सप्लेनेशन ये सब कुछ हो, डिस्क्लोजर हो, लाइक अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऐसे होने चाहिए कि लीगल रिक्वायरमेंट को मीट करते हो, डे टू डे एंट्रीज होनी चाहिए, रिकॉर्ड हो कंपनी के ऐसे लायबिलिटीज। तो हम उसमें ये ध्यान में रख के चलते हैं। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैसा होना चाहिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करे। अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैसा होना चाहिए, जिसमें कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन की एक्सप्लेनेशन हो। कैसा होना चाहिए कि कंपनी के लीगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सपोर्ट करे, ऐसा कुछ होना चाहिए। उसके अलावा उसमें क्या होना चाहिए, डेली कैश रिसिप्ट पेमेंट हो, डिटेल्स ऑफ एसेट लायबिलिटी। ठीक है, तो मैम ये तो होगी बात। आप मुझे ये बताइए कि डायरेक्टर्स की और क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, हमारे जो भी डायरेक्टर्स होते हैं ना, उनकी अगर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी में बोलूं, जो कि एक्चुअल में कंफ्यूजन रहती है लोगों की कि वो ऑडिटर की ड्यूटी है, बट एक्चुअल में डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड हमारे डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि डायरेक्टर्स को ये कंट्रोल सिस्टम बना के रखना है जिससे कि फ्रॉड ना हो एंड कहां कहां पर फ्रॉड हो सकता है, सस्पेक्टेड फ्रॉड हो सकता है, उसको देख के रखना। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हमारे डायरेक्टर्स होनी। नाउ अब उसके अलावा और मुझे क्या करना है, एग्जांपल्स के तौर पे मैं देखूं कि मैं जैसे कि अप्रूवल प्रोसीजर चाहिए मुझे एंड या फिर मुझे जो है लाइक पेमेंट को लेके, तो वो क्या होना चाहिए। सो ये मुझे ध्यान में रखना है। अब उसके अलावा वो और क्या करेंगे। सो फ्रॉड को लेके तो बात हो गई कि डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्रॉड को लेके एंड अप्रूवल प्रोसीजर देखें, जैसे कि सपोज करो कि कभी भी कोई भी पेमेंट होनी है तो पहले एक सीनियर पर्सन से अप्रूवल होगी ताकि कोई भी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन ना हो सके, तो ये भी एक अच्छे कंट्रोल में है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, डायरेक्टर की है ना, ये चीजें तो वही लगाएंगे। अब नेक्स्ट इनका काम क्या होता है, ऑडिटर्स के साथ कोऑपरेट करके चलना। डायरेक्टर्स को जितनी भी इंफॉर्मेशन अगर ऑडिटर्स मांगते हैं वो प्रोवाइड करें एंड मेक श्योर करें कि वो मिसलीड नहीं कर रहे हैं ऑडिटर्स को। कोई भी आंसर्स है उसको क्वाइटली जो है आंसर कर रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं एंड एक्सटर्नल ऑडिटर को मेक श्योर करना है कि वो इंडिपेंडेंट रहे एंड दे मस्ट अवॉइड द कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रिलेटेड सिचुएशन। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास और क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं ऑडिट कमेटी के ऊपर अगर मैं बात करूं तो। ऑडिट कमेटी कौन होती है, क्या करती है। देखिए, ऑडिट कमेटी क्या है, एक स्मॉल कमेटी है जिसमें हमारे पास आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इनका मेन काम क्या होता है, ये देखना कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दे आर करेक्ट, कंपनी में लगाए गए जो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स हैं दे आर इफेक्टिव, कंपनी के रिस्क जो है प्रॉपर्ली मैनेज है, ऑडिटर जो है इंडिपेंडेंट रह रहे हैं। तो ऑडिट कमेटी क्या करेगा, चेक करेगा कि कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑनेस्ट है, रिलायबल है एंड दैट इज प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड। तो ऑडिट कमेटी हमें क्यों चाहिए, बिकॉज जब तक ऑडिट कमेटी नहीं है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में हमारे पास एरर आ सकते हैं, तो दैट्स व्हाई वी नीड ऑडिट कमेटी इन पिक्चर।
ठीक है, तो हमें यही चाहिए, अदरवाइज एरर आएंगे, फ्रॉड जो होगा अनडिटेक्टेड रह सकते हैं, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जा सकता है एंड डायरेक्टर्स को प्रॉपरली मॉनिटरिंग नहीं मिलेगी। तो मैम ये तो ठीक है, फिर ये ऑडिट कमेटी वाले काम क्या करते हैं? पहला काम तो इनका यही है कि शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके चलना। देखिए कमेटी वाले क्या इंश्योर करेंगे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है अच्छे से हो रही है, शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट कर रही है, इंटरनल कंट्रोल अच्छे से है। जैसे कि अगर कभी भी अकाउंट्स पब्लिश हो रहे हैं, एनुअल अकाउंट्स जा रहे हैं, तो ऑडिट कमेटी रिव्यू करेगी उनको, इसलिए ताकि शेयर होल्डर्स के पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जाए। नेक्स्ट इज मॉनिटर करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना, अब यहाँ पर ये क्यों किया जाएगा? कंपनी जो है लाइक कमेटी वाले क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, इंटरिम रिपोर्ट को, फाइनेंशियल अनाउंसमेंट्स को, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग जजमेंट को। अगर मैनेजमेंट के एस्टिमेशन जैसे कि बैड डेट्स गलत हो गए, तो ऑडिट कमेटी चेक करेगी कि ये एस्टिमेट जो है वो रीजनेबल है या नहीं है। फिर उसके अलावा वो क्या करते हैं, इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को रिव्यू करते हैं। ऑडिट कमेटी चेक करती है कि लाइक चेक करती है कि क्या ये सिस्टम जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं, फ्रॉड के रिलेटेड, एरर्स के रिलेटेड, डेटा लॉस के रिलेटेड एंड फाइनेंशियल मिसस्टेटमेंट के रिलेटेड। तो ये रिव्यू करेगा कि पेमेंट अप्रूवल जो है चाहिए, उसके लिए प्रॉपर ऑथराइजेशन है हमारे पास। फिर आगे मैं देखूं, अगर मुझे ये देखना है इंटरनल ऑडिट को है, इंटरनल ऑडिट को भी हम मॉनिटर करके चलते हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो कंपनीज के साथ साथ चलता है। हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि कंट्रोल अच्छे से चल रहे हैं या नहीं। तो ऑडिट कमेटी क्या करता है, रिव्यू करता है उनके काम को, उनकी इफेक्टिवनेस को। वो ये देखते हैं कि मैनेजमेंट जो है उनकी रिकमेंडेशन के बेस पे किस तरीके से चल रहा है। नाउ अब यहीं पर ही एक और बात आती है एक्सटर्नल ऑडिटर को रिव्यू करने की। ठीक है, तो एक्सटर्नल ऑडिटर को भी रिव्यू करना। अब देखिए कमेटी वाले ही मेक श्योर करते हैं कि वो जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट है, वो ऑब्जेक्टिव है, वो क्वालिटी वाला ऑडिट कर रहा है, क्या उसके ऊपर कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली सिचुएशन तो नहीं है। तो ऑडिट कमेटी कंसल्टिंग सर्विस देती है, जिससे कि क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसा तो नहीं कि जैसे सपोज करो कि ऑडिट फर्म ने कंसल्टिंग सर्विस दी है एंड इससे उसकी इंडिपेंडेंस तो अफेक्ट नहीं हो रही। कमेटी चेक करेगी कि इससे कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली सिचुएशन तो नहीं अराइज हो रही है, तो वो ये चेक करके चलेंगे। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद ऑडिट कमेटी के रूल्स। अब नेक्स्ट आती है बात एथिक्स एंड गवर्नेंस की। देखिए हम एक ऐसे प्रोफेशन में है ना जिसमें एथिक्स का ना अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नाउ थिंकिंग अबाउट एथिक्स, तो एथिक्स में आपको याद होगा कि हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, आपने अगर किसी ने बीटी का पेपर दिया होगा तो उसको पता होगा कि एथिक्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं और उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो अब एसीसीए के ऊपर अगर मैं बात करूं एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि एथिक्स में क्या-क्या हम कवर करेंगे। एथिक्स मींस मॉरल वैल्यूज, मींस ऑफ डूइंग द थिंग्स राइट इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग। मुझे कोई चाहे नहीं भी देख रहा है बट मुझे चोरी नहीं करनी है, चोरी करना गलत है, मर्डर करना गलत है, चाहे कोई मुझे नहीं भी देख रहा है, चीटिंग करते हुए नहीं करनी है, चाहे कोई हमें नहीं देख रहा है। तो ऐसी बात हो गई। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो होती है दैट इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन लॉ बट इट्स आल्सो बेस्ड ऑन एथिकल बिहेवियर्स। तो एसीसीए के जो कोड ऑफ एथिक्स है ना, मेंबर्स के ऊपर तो है ही है, एसीसीए फर्म के ऊपर भी है, स्टूडेंट्स के ऊपर भी है, and ये बात आपको शायद नहीं पता है। तो यस वी ऑल हैव टू फॉलो एसीसीए के कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट। एंड यहाँ पर हमारे पास आते हैं 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट दिस, तो इसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया था, फाइकोप। ठीक है, इन फाइकोप की सारी चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला क्या आता है, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मींस ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, स्ट्रेटफॉरनेस। तो ये यहाँ पर आती है, देखिए इंटीग्रिटी मींस की जो है ऑनेस्टी है, इसमें कुछ भी मिसलीडिंग नहीं है। तो ऑनेस्टी अगर मैं बोलूं, ट्रूथफुल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट। तो ये तीनों चीजें इंटीग्रिटी में आ जाती है, मींस कि मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन को हाइड नहीं करना है, मैनिपुलेट नहीं करना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। जैसे सपोज करो कि कंपनी की रिपोर्टिंग में कुछ लॉस है, तो दैट मींस कि अगर मैं उसको छुपा रही हूँ दैट मींस वी आर नॉट शोइंग इट ऑनेस्टली, दैट मींस वी आर शोइंग फेक इंफॉर्मेशन। अब उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं ऑब्जेक्टिविटी, तो ऑब्जेक्टिविटी क्या आती है? ऑब्जेक्टिविटी मींस यू हैव टू रिमेन फेयर एंड अनबायस्ड। ठीक है, तो यहाँ पर बात आएगी फेयर एंड अनबायस्ड की। तो फेयर हो, अनबायस्ड हो, दैट मीन्स कि डू नॉट लेट पर्सनल इंटरेस्ट, ठीक है, प्रेशर फ्रॉम द मैनेजमेंट, रिलेशनशिप जो होगा लाइक कहीं ना कहीं प्रोफेशनल जजमेंट को अफेक्ट करता है।
तो अगर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जैसे सपोज करो कि कोई अकाउंटेंट है, वो मना कर देता है कि नहीं मैं तो ना लाइक प्रॉफिट को ओवरस्टेट नहीं करूंगा, चाहे सीईओ मुझे प्रेशर भी करे, देन दैट्स गुड कि आप जो है अपने पर्सनल इंटरेस्ट को, आपकी प्रोफेशनल जजमेंट को अफेक्ट नहीं होने दे रहे हो, तो दैट्स अ गुड थिंग। नाउ थर्ड इज द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। अब देखिए दैट मीन्स कि कोई भी अकाउंटेंट है उसके पास एक रिक्वायर्ड नॉलेज, रिक्वायर्ड स्किल होना चाहिए, एंड यू हैव टू कीप योरसेल्फ लर्निंग। आपको अपना काम केयरफुली करना है, एक्यूरेटली करना है। जैसे कि सपोज करो कि एक अकाउंट्स है, अकाउंट्स का स्टूडेंट है, एंड वो न्यू आईएफआरएस को पढ़ रहा है बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यस, आपको जरूरी है, क्योंकि मैं अप टू डेट कर रही हूँ। अब जैसे सपोज करो मैं आपको अकाउंट्स पढ़ा रही हूँ और मैंने ही नहीं पढ़ा हुआ, तो वो तो गलत हो जाएगा ना, फिर मैं आपको अच्छी से इन्फॉर्मेशन कैसे दूंगी, मैं आपको मिसगाइड कर दूंगी नहीं तो। नेक्स्ट वन इज प्रोफेशनल बिहेवियर, एंड ये हम सब पे एप्लीकेबल है। दैट मीन्स वी ऑल हैव टू फॉलो लॉज, वी हैव टू फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, प्रोफेशनल रूल्स, एंड वी हैव टू अवॉइड बिहेवियर जिससे कि हमारी रेपुटेशन जो है डैमेज ना हो अकाउंटिंग प्रोफेशन की। जैसे कि कोई भी अकाउंटेंट है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को टाइमली बेसिस पे फाइल करता है एंड दैट कंप्लाइज विद द लीगल रिक्वायरमेंट। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है, तो हमें ये ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स कि मुझे लाइक प्रॉपर इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना है। अभी क्यों नहीं डिस्क्लोज करना है? अनलेस क्लाइंट मुझे परमिशन दे, ठीक है, तो मुझे लाइक मतलब जब तक क्लाइंट की परमिशन नहीं आएगी मैं उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करूं। अब या फिर अगर बाय लॉ इट इज रिक्वायर्ड एंड देयर इज अ प्रोफेशनल ड्यूटी टू डू दिस, ठीक है, बाय लाइक प्रोफेशनल ड्यूटी है कि हमें ये करना है। जैसे कि मैं सपोज करो कि अपनी क्लाइंट के फाइनेंशियल रिजल्ट अपने कॉम्पिटिटर को शेयर कर दूं, उसके कॉम्पिटिटर को शेयर कर दूं, तो ये गलत है ना। तो ऐसा हमें नहीं करना है, दैट इज व्हाट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। तो इसको पाइकोप की वर्क से आप जो है याद कर सकते हो, बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो मैम ये पाइकोप तो हो गया, इसके अलावा अब एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, ये वर्ड बहुत सुना है, एंड यस दिस वर्ड इज फ्रीक्वेंटली टेस्टेड इन योर पेपर। आपको कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के बारे में पता होना चाहिए, उसमें क्या होता है आपको ये सब कुछ भी पता होना चाहिए। सो यान जी, क्या होता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में? टेल मी, किस किस को पता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में क्या होता है? देखिए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हमारा ना बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है गाइडेंस देता है, जिसको हम बेसिक प्रिंसिपल कंसेप्ट जिसको हम यूज करते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स। तो इट जस्ट वर्क एज अ गाइड बुक, जिससे कि हमें क्या मिलती है, आईएसबी को हेल्प मिलती है, एंड अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, हाईली लाइक प्रिपेयर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है इसको बनाते हैं। अब ये बात तो ठीक है कि क्या ये होता है, हमें बेसिकली ये एक गाइड बुक की तरह काम कर गया, जिससे कि आईएसबी को हेल्प मिली, अकाउंटेंट्स को हेल्प मिली। चाहिए क्यों? देखिए आईएसबी जो है इसकी हेल्प से आईएफआरएस स्टैंडर्ड बनाती है। अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, इसी की हेल्प से ना चूज करते हैं एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज, जहां पर कभी भी कोई आईएफआरएस स्टैंडर्ड है ही। तो बेसिकली जहां पर कोई एक ऐसा एरिया आ गया कि वहां पर ना कोई आईएफआरएस स्टैंडर्ड है ही नहीं, तो फिर वहां पर ये हमारी एज लाइक उसकी तरफ से जो है हेल्प करेगा कि यहाँ पर तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अब जहाँ जहाँ कोई स्टैंडर्ड नहीं है तो वहां पर फिर क्या होना चाहिए, ऐसे वाले केस में ये जो है हमारी हेल्प करता है। ठीक है मैम, ये हो गया। उसके अलावा क्या होता है? देखिए यूजर्स, यूजर जो होंगे ना इसी के बेसिस पे समझेंगे इसको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनी, किस तरीके से इसका प्रोसेस होगा। तो यूजर्स को भी समझ में आएगा कि यस उसको अंडरस्टैंडिंग, उसकी इंटरप्रिटेशन में हेल्प मिलेगी। देखिए आपको एक बात याद रखनी है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इज नॉट आईएफआरएस स्टैंडर्ड। आईएफआरएस स्टैंडर्ड अलग है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अलग है। इट्स नॉट एन आईएफआरएस स्टैंडर्ड। तो ये आईएफआरएस स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, ये बात हम ध्यान में रखेंगे। तो अब हमारे पास आईएफआरएस स्टैंडर्ड और कभी कभी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के बीच में कंफ्लिक्ट रहता है। तो यस आईएफआरएस स्टैंडर्ड विल ऑलवेज ओवरराइड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ठीक है, वो हमेशा ओवरराइड ही करेगा। ठीक है, आईएफआरएस स्टैंडर्ड जो है हमेशा खुद से आईएफआरएस स्टैंडर्ड ओवरराइड करेगा। अब नेक्स्ट आती है बात क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। देखिए एक अच्छी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी होगी ना, वो कैसे होनी चाहिए?
कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ने ना इस सब को डिवाइड किया हुआ है। एक है हमारे पास फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक, दूसरे है हमारे पास इनहैंसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फंडामेंटल मतलब कि हमें चाहिए चाहिए, इसमें आते हैं हमारे पास दो। ठीक है, अब यहाँ पर दो जो है वो क्या है, रेलेवेंस एंड फेटफुल रिप्रेजेंटेशन। एंड इनहैंसिंग में मेरे पास आ जाता है कंपैरेटिबिलिटी, वेरीफाएबिलिटी, टाइमलीनेस, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब इन सबको समझेंगे क्या है। अगर मैं बात करूं पहले फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ये तो हो गए मेरे इनहैंसिंग। इनहैंसिंग मतलब और हो जाए तो बढ़िया है। तो अगर मैं इनके ऊपर बात करूं, मेरा पहला जो है रेलेवेंस। रेलेवेंस मुझे क्या कहता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है वो कब रेलेवेंट होगी, अगर वो किसी यूजर के डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करते। अगर वो आपके डिसीजन को चेंज नहीं कर पाएगी तो वो आपके लिए काम की ही नहीं है। ठीक है, मतलब कि उससे आप प्रिडिक्ट कर पाओ या फिर पास्ट इवेंट्स को कंफर्म करो कि हाँ ये पास्ट में ये हुआ था या इससे फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, तभी हम बोलेंगे कि ये रेलेवेंट है, अदरवाइज काम की ही नहीं है। अब कोई दो फैक्टर हैं जिससे कि हम बोल सकते हैं कि यस की रेलेवेंट जो है अफेक्ट हो सकती है। वो क्या होते हैं, एक तो होता है हमारे पास नेचर। ठीक है, कि कुछ आइटम ऐसी होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो ऐसी हैं, जैसे कि सपोज करो एक लाइक डायरेक्टर को लोन दिया, वो हमें डिस्क्लोज करना ही है चाहे छोटी सी अमाउंट का है। दूसरा क्या होता है इसी में, मेटीरियलिटी। मेटीरियलिटी क्या होता है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन कब मेटीरियल होगी, अगर उसका छूट जाना या कुछ भी इनकरेक्टली होना आपके डिसीजन को, इकोनॉमिक डिसीजन को इफेक्ट कर देगा। जैसे सपोज करो कि आपने 50 करोड़ का केस नहीं बताया कंपनी ने, तो इससे ऑब्वियसली इन्वेस्टर को पता चलेगा तो वो तो एकदम ही भौरा जाएंगे। ऐसे होता है ना भौरा जाना, वैसे ये लैंग्वेज मुझे नहीं आती है बट लाइक क्लासेस में बच्चों से सुना है। तो एकदम से उनका दिमाग जो है टेंस्ड हो जाएगा, ये क्या हो गया। तो दैट इज मटेरियल कि अगर इतनी बड़ी बात हमसे कैसे छुपा लेगी, ऐसा उनका रिएक्शन होगा। अब नेक्स्ट इज हमारे पास आती है बात फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो हमारे पास दो फंडामेंटल थे। फंडामेंटल मतलब ये तो चाहिए चाहिए। अब फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, और ये हमें पता है फेथ तो चाहिए किसी भी बात में, चाहे आपके और हमारे बीच में हो, फेथ तो हमें चाहिए। तो यस, इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, दैट शुड शो ट्रू इकोनॉमिक रियलिटी। अब देखिए, अब फेथफुल रिप्रेजेंटेशन में हमें कैसा चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन फेथ सच तब होगा जब पूरी बात होगी, आधी अधूरी बात तो झूठ होती है ना। तो कंप्लीट होनी चाहिए, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसमें हो। एंड नेक्स्ट इज न्यूट्रल, अब उसमें दबाव नहीं होना चाहिए, मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड इज फ्री फ्रॉम एरर, मतलब कि वो केयरफुली बना हो विदाउट एनी सिग्निफिकेंट मिस्टेक्स ओमिशन। तो ये हमें उसमें चाहिए। अब मींस अ फेथफुल रिप्रेजेंटेशन को ना हम ये भी कंसीडर करके चलते हैं कि वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म के ऊपर है रादर देन लीगल, लाइक मतलब इकोनॉमिक रियलिटी के ऊपर है रादर देन लीगल फॉर्म। अब आपके पास इसमें ना मैंने आपको एक एग्जांपल पहले भी क्लासेस में भी दी है, बाकी उसमें बच्चों आपको बता दूं। जैसे सपोज करो कोई ट्रांजैक्शन है, उसको लीगली डिस्क्राइब मैं कर रही हूँ सेल, बट एक्चुअल में वो लीज हो सकती है। इफ द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स रिमेन विद द सेलर, तो ये हमने लीज वाले अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। ऐसे ही हमारे पास प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की एक बेसिक एग्जांपल होती है। तो ये तो हो गए मेरे फंडामेंटल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आ जाते हैं हमारे पास लाइक आगे के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। ठीक है, आगे के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तो अब आगे के कैरेक्टरिस्टिक्स में मेरे पास और क्या है, ठीक है, कंपैटिबिलिटी। ठीक है, कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी मींस कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है लाइक कोई भी यूजर है उस इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर सके, एक कंपनी पिछले सालों के साथ, एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ। कंपैटिबिलिटी होने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑब्वियसली मैं कंसिस्टेंट सेम सेम वे से बनाऊंगी तभी पिछले साल से कंपेयर कर पाऊंगी ना, अगर हर बार डिफरेंट होगा कंपेयर कहां से करेंगे। एंड वी शुड डिस्क्लोज द पॉलिसी की चेंजेस, अगर कोई पॉलिसी में चेंजेस है वो बता के चलो। कंपैरेटिव फिगर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर शुड बी देयर। तो अब इसी की अगर मैं कुछ एग्जांपल्स आपके बताऊं, जैसे सपोज करो कि अगर डेप्रिसिएशन चेंज हुआ है एसएलएन से डब्ल्यूबीडी वे, तो कंपनी को वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों, कैसे। तो हम ये बता के चलें। नेक्स्ट इज हमारे पास वेरीफाइबिलिटी। तो वेरीफाइबिलिटी क्या है, मीन्स कि इट शुड बी लाइक देखो डिफरेंट इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट हैं उन तक पहुंचे, एंड हम देखें कि विद प्रूफ उसके एविडेंस से हम मैच कर पा रहे हैं। जैसे कि ऑडिटर वेरीफाई करे इनवॉइसेस को, बैंक स्टेटमेंट को कि यस कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ठीक है। तो वेरीफाई, कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो वेरीफाइबल हो ना, ऐसे थोड़ा बिलीव आएगा किसी को। अब नेक्स्ट वन, टाइमलीनेस। अब इंफॉर्मेशन जो होना चाहिए डिसीजन लेने से पहले आए, जब तीर कमान से निकल गया उसके बाद बात आई तो क्या ही फायदा, लेट इंफॉर्मेशन लूजेस इट्स यूजफुलनेस।
अब एनुअल अकाउंट्स पब्लिश हुए हैं 1 month आफ्टर द ईयर एंड आर मोर यूजफुल रादर देन दे आर पब्लिश आफ्टर 1 year। ये बात हम सबको पता है। एंड नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब देखो मैं आपको कुछ बता रही हूँ और आपके समझ में ना आए, डिफरेंट लैंग्वेज में बोलूं तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऐसे होनी चाहिए कि वो क्लियरली लॉजिकली प्रेजेंटेड है। यूजर्स आर अज्यूम टू हैव अ रीजनेबल नॉलेज। ये सच है कि आप अगर जैसे आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मैं इतना तो मानूंगी ना कि आपको पता है अकाउंट्स क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, अकाउंटिंग टर्म्स क्या होती है। तो क्लियर हेडिंग्स, क्लियर नोट्स, क्लासिफिकेशन जो होगा उससे इजी टू अंडरस्टैंडिंग होगी। हम ये मान के चलेंगे कि हाँ आप अपना बेसिक जो इन्फॉर्मेशन जो है लेके चल रहे हो, इतना होना चाहिए। तो अंडरस्टैंडेबल कैसे बना सकते हैं? क्लीन, कंसाइज, क्लियर प्रेजेंटेशन से। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपके पास रीजनेबल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। एंड अब अब आते हैं एक बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के ऊपर जिसका नेम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। एंड ये सब कुछ आपने अपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है क्या? अगर इनके ऊपर बात की जाए तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिक रूल्स जो कि हम यूज करते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमारे हैं बेसिक रूल्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के टाइम पे हम इनको यूज करते हैं। अब इनको बनाने के टाइम पे हम यूज करते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं। तो कौन कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो पहले आते हैं हम मटेरियलिटी के कंसेप्ट के ऊपर। तो देखो इंफॉर्मेशन जो कि मटेरियल हो मुझे वही देखना है। कौन सी इंफॉर्मेशन मटेरियल होती है? जो कि यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे। मटेरियलिटी दो तरह की होती है, ये हम ऑडिटिंग में तो बहुत डिटेल से पढ़ते हैं। लाइक कि ये डिपेंड करेगा कि ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है, ठीक है। दूसरा बात क्या होगा कि उसका साइज क्या है। जैसे कि 5 रुपए की स्टेशनरी परचेज, यूजुअली इट्स सेम मटेरियल। 50 करोड़ का लॉ सूट है, दैट विल बी मटेरियल। एक बात हम ये ध्यान में रखते हैं। दूसरी बात हमारे पास आती है ऑफसेट का। एसेट और लायबिलिटी एंड इनकम और एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं, ये सेपरेटली ही जर्नली हम शो करते हैं। दे मस्ट नॉट बी ऑफसेट अनलेस आईएफआरएस अलाउ दिस। जैसे कि मैं रिसीवेबल और पेएबल को आपस में ऑफसेट नहीं करती। सिंगल नेट अमाउंट 30,000 नहीं लिख सकती। अगर 1 लाख लेने हैं और 70,000 देने हैं तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। दोनों को नॉर्मली हमने सेपरेटली जो है दिखा के चलना पड़ेगा। तो दे शुड नॉट ऑफसेट एसेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस। थर्ड इज कंसिस्टेंसी। इसके ऊपर भी हम पीछे बात कर चुके हैं। देखिए हमें जो है सेम अकाउंटिंग मेथड को हर एक साल यूज करना चाहिए अनलेस देयर इज अ वैलिड रीजन टू चेंज। वो रीजन टू चेंज क्या हो सकता है? मे बी बिजनेस ऑपरेशन चेंज हो गए हैं, मे बी बेटर अकाउंटिंग पॉलिसीज आ गई हैं, मे बी आईएफआरएस के रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई हैं। अगर ऐसा कुछ है और अगर ऐसा कोई चेंज होने वाला है ना तो वो हमें नोट्स में बताना पड़ेगा। जैसे कि आप एसएलएम से जो है जा रहे हो, ठीक है, आप यूज कर रहे हो उसको क्योंकि आप जो है आपको लगता है। बट अगर पहले आप एसएलएम से डब्ल्यूडीवी में जा रहे हो बाय चांस बिकॉज यू फील दैट कि इट्स बेटर, तो आप बता के चलोगे। बट नॉर्मली यू हैव टू फॉलो द सेम मेथड ताकि आप कंपेरेबिलिटी के ऊपर जा सको। फिर उसके ऊपर अब हम बात करते हैं। अगर कोई जो है हम चेंज कर भी रहे हैं तो क्लासिफिकेशन कोई और अगर हमें बेटर लगती है या फिर आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स को लगता है, या फिर अगर आपकी बिजनेस ऑपरेशंस में चेंज है और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो वो डिस्क्लोजर नोट्स में होना चाहिए, अदरवाइज आप चेंज नहीं कर सकते। नाउ अब ये वाला ना मेरा फेवरेट है, प्रूडेंस। ठीक है, इट्स अ एक्सरसाइज ऑफ क्वेश्चन। जब कभी भी आपको अनसर्टेनिटी को लेके एस्टिमेशन लेने है ना तो ध्यान रखो आपको क्या करना है। एसेट्स को ओवरस्टेट नहीं करना, इनकम को ओवरस्टेट नहीं करना, लायबिलिटी को अंडरस्टेट नहीं करना, एक्सपेंसेस को ओवरस्टेट नहीं करना, अंडरस्टेट नहीं करना। तो बेसिकली प्रूडेंस कंसेप्ट ये नहीं कह रहा does not allow deliberate understatement of asset या overstatement of liability because इससे हमारी फेथफुल रिप्रेजेंटेशन खराब हो जाएगी। जैसे सपोज करो कि अगर आपको किसी भी रिकवरेबिलिटी, डेट की रिकवरेबिलिटी को लेके डाउट होता है तो आप एप्रोप्रिएट लाइक इम्पेयरमेंट लॉस उसी टाइम पे दिखाओ, वो ये कहता है। तो अब यही है प्रूडेंस है, ध्यान से देखो। अब ये तो सबको ही पता होगा ड्युअलिटी, जिसको हम डबल एंट्री लाइक भी बोलते होते हैं, डबल एंट्री कंसेप्ट भी बोलते हैं। मींस फॉर एवरी डेबिट वी हैव अ क्रेडिट। तो अगर कैश आए कस्टमर से तो डेबिट कैश आएगा एंड क्रेडिट रिसीवेबल या सेल आएगा, जिससे कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहेगी। हमें ये फॉलो करके चलना है। एंड नाउ हिस्टोरिक कॉस्ट एंड करंट वैल्यू के नेम के कंसेप्ट है। तो ये क्या है? हिस्टोरिक कंसेप्ट क्या कहता है कि एसेट्स आर इनिशियली रिकॉर्डेड एट द प्राइस व्हेन दे आर एक्वायर्ड। जैसे कि अगर मशीन है, मैंने 10 लाख की जो है परचेज की है, ठीक है,
तो इनिशियली इट शुड बी परचेजेज एट दिस अमाउंट, तो वो उसको उसी अमाउंट पे ही रिकॉर्ड करनी चाहिए। अगर मैं उसकी करंट वैल्यूएशन पे जाऊं, एसेट और लायबिलिटी को मैं कैसे करके चलती हूँ, they are measured using the values that reflect the conditions at the reporting date। तो मुझे ये क्या करना है, करंट वैल्यू वाला मेथड ये है। करंट वैल्यू के मेथड में क्या आएगा, फेयर वैल्यू, जिसको हम मार्केट वैल्यू के नेम से भी जानते हैं। वैल्यू इन यूज, जिससे कि क्या आएगा कि बेसिकली मुझे क्या करना है, मैं ये कंसीडर करके चलती हूँ कि प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लो फ्रॉम यूजिंग दैट एसेट, एंड करंट कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द एसेट टुडे। तो अब जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मेरे पास लाइक लैंड है, मैंने 5 लाख की खरीदी है, ठीक है, बहुत साल पहले खरीदी है, आज की फेयर वैल्यू उसकी 20 लाख है। मैं करंट वैल्यूएशन में ऐसे जाती हूँ, ठीक है। अब करंट वैल्यू होगी, हिस्टोरिक वैल्यू हो गई। अब इसके बाद ना एक बेसिक बात अगर चलेंगे, ये आपको ना इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है, तो आप ये याद जरूर रखिएगा, फेयर वैल्यू, वैल्यू न्यूज और करंट कॉस्ट का डिफरेंस। एक ना बहुत अच्छा कंसेप्ट है विच इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या कहता है, वो ये कहता है कि ट्रांजैक्शन को ना उनकी इकोनॉमिक सब्सटेंस के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करो, नॉट जस्ट द लीगल वर्डिंग। क्योंकि लीगल वर्डिंग डिफरेंट हो सकती है रियल कमर्शियल इफेक्ट से। जैसे कि लीगल सेल में, ठीक है, अ लीगल सेल दैट इफेक्टिवली बिहेव लाइक अ लीज शुड बी अकाउंटिंग फॉर एज अ लीज। बट अगर सपोज करो एक कंपनी है दूसरी कंपनी को गुड्स बेच रही है, और साथ साथ वो ये एग्री भी कर रही है कि हम यही गुड्स जो हैं आपसे लाइक इक्वल वैल्यू की ले लेंगे, तो लीगली ये सेल है, बट इकोनॉमिकली यहाँ पर रियल चेंज तो हुआ ही नहीं है, ऑनर चेंज ही नहीं हुआ है। तो मुझे उसका सब्सटेंस को कंसीडर करके चलना पड़ेगा। हम यहाँ पर ये देख के चलते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। इसमें हम सब्सटेंस ओवर फॉर्म में प्रेफरेंस शेयर की भी एग्जांपल ले सकते हैं कि नाम पे वो शेयर है, बट अगर मैं बात करूं तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को एज अ मैं लायबिलिटी लेके चलती होती हूँ, क्योंकि वो ट्रीटमेंट उसके वो है। ठीक है, तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म में मैं ये देख के चलूंगी। अब बात आती है नेक्स्ट, विच इज द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले ना अकाउंटेंट्स ना पहले 3 बेसिक अजम्पशन लेके चलते थे। वो अजम्पशन क्या थी, जिससे हम ये मेक श्योर करते थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बीइंग प्रिपेयर्ड कंसिस्टेंटली एंड फेयरली। तो वो 3 अजम्पशन क्या है, एक है गोइंग कंसर्न। ठीक है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन किस बेस के ऊपर चलती है कि यस की जो हमारी कंपनी है ना, वो आने वाले 12 महीने फोर्सिएबल फ्यूचर में चलती रहेगी। कंपनी ये अज्यूम करती है कि यस कि हम नॉर्मल बिजनेस में चलेंगे, हम अपना बिजनेस बंद नहीं करेंगे, हमें लिक्विडेशन में नहीं जाना, एंड हम अपनी ट्रेडिंग जो है बंद नहीं करेंगे। अब गोइंग कंसर्न जो है ये इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि अगर एक बिजनेस है उससे हम कॉन्टिन्यूसली ऑपरेशन से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जैसे कि एसेट जो है उनको मैं नॉर्मल वैल्यू पे रख लूं, लायबिलिटी है उनको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में पे करूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नॉर्मल अकाउंटिंग रूल्स में कर लूं। तो अगर बिजनेस जो है मान लेगा कि हाँ जी हमने बंद होना है, तो एसेट को हमने क्या करना होगा, उसको अपनी सेलिंग यानी कि लिक्विडेशन वैल्यू पे करना है, जो कि नॉर्मली लोअर होती है। तो उन वाले केस में हम डिफरेंट अकाउंटिंग रूल्स लगाते हैं। जैसे कि सपोज करो एबीसी कंपनी है कोई, वो प्रॉफिटेबल है और उसके पास अच्छा खासा कैश है कि अपने बिल्स पे कर सके। डायरेक्टर को लगता है कि कंपनी जो आने वाले सालों में चलेगी, तो उस वाले केस में कंपनी जो है गोइंग कंसर्न बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। पर दूसरी तरफ अगर एक कोई और कंपनी है जिसको लॉस भी हो रहे हैं, वो अपने लोन्स को भी रीपे नहीं कर पा रहे, एंड उनको ऐसा लग रहा है कि आने वाले 6 महीने बहुत खतरनाक है, तो कंपनी गोइंग कंसर्न बेस में नहीं जा सकती ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये बात डिस्क्लोज होनी चाहिए, एंड दे मे यूज द लिक्विडेशन बेसिस एज वेल। तो हमें ये ध्यान में रख के चलना है। तो गोइंग कंसर्न बेस यही होता है कि बिजनेस विल कंटिन्यू अनलेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लियरली स्टेट अदरवाइज। हम यूजर जो है यही मेंशन कर सोच के चलेंगे ना कि अच्छा कंपनी तो गोइंग कंसर्न है, तो इसलिए ये जरूरी है। अब नेक्स्ट इज एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस क्या है, देखिए एक्रूअल बेसिस में इनकम और एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करते हैं जब उनको अर्न किया जाता है या फिर एक्सपेंस इंकर किए जाते हैं, ना कि जब कैश आएगा या पे किया जाएगा। दैट मीन्स कि रेवेन्यू को रिकॉर्ड करो जब उसको अर्न किया जा रहा है, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करो जब उनको इंकर किया जा रहा है। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे हमें बेटर एक्यूरेट पिक्चराइजेशन मिलती है कंपनी के परफॉर्मेंस में। एंड अगर बिजनेस जो है रिकॉर्ड करेगा सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन, तो हमारे प्रॉफिट जो होंगे मिसलीडिंग हो सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं, जैसे कि सपोज करो कि एक कंपनी है, उसने 1 लाख की गुड्स दी इस तारीख को, कस्टमर ने 15 तारीख को पे कर दिया, 15 आ गए,
तो एक्रूअल बेसिस में क्या है कि अगले महीने के 15 को पे करें तो आप 15 का नहीं करोगे, रेवेन्यू जो सा महीना बीता है उसी महीने से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उसी टाइम पीरियड में ही आपको रिकॉर्ड करना है। दैट इज अ एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट में जिस महीने का खर्चा है, जिस टाइम पीरियड का खर्चा है, उसी में ही आप जो है रिकॉर्ड करोगे, चाहे पैसे आप बाद में दे रहे हो चाहे पहले देके चल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना हमें। नाउ नेक्स्ट एक हमारे पास कंसेप्ट आता है एक्रूअल से ही रिलेटेड, वहां पे मेरे पास क्या आता है, मैचिंग कंसेप्ट आता है। ठीक है, एक्रूअल से ही लिंक्ड होता है। एक्रूअल बेसिस क्या करता है, मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी रहती हूँ, यहाँ पर आपके पास है, मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करता है, मतलब कि एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करना चाहिए सेम अकाउंटिंग पीरियड में एज द रेवेन्यू, एज दे हेल्प टू जनरेट। जैसे कि कंपनी ने दिसंबर में प्रोडक्ट बेचे हैं और उनको बनाने की कॉस्ट जो है वो दिसंबर में ही रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, चाहे कि चाहे मैंने सप्लायर को पूरा दे दिया, क्योंकि लाइक करेक्ट प्रॉफिटाइजेशन तभी हमें आएगा ना। तो यही है कि यस कि एक्रूअल यही कहेगा कि रिकॉर्ड करो जब वो हो रहे हैं, ना कि जब कैश की मूवमेंट हो रही है। एंड अब मेरा थर्ड कंसेप्ट जो पास्ट में हमारा चलता आ रहा है, दैट इज अ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस को एक सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी की तरह कंसीडर करो अपने बिजनेस ऑनर से। बिजनेस ट्रांजैक्शन को ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होना चाहिए, पर्सनल ट्रांजैक्शन को इंक्लूड नहीं होना चाहिए। इससे क्यों होगा, क्योंकि बिजनेस के प्रॉफिट अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे, पर्सनल स्पेंडिंग को मेरे बिजनेस पे इफेक्ट नहीं होगा, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू पिक्चराइजेशन शो करेंगे। ठीक है। हाँ, हम ये जानते हैं कि सोल ट्रेडर और बिजनेस जो होते हैं लीगली सेम पर्सन होते हैं, बट अकाउंटिंग पर्पस के लिए इसको अलग ही मानेंगे। एंड दैट इज व्हाई बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट जो है सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप पे भी लगेगा। ये आपको याद रखनी है। कोई मुझसे ये मत पूछ ले कि मैम वो तो अलग होगा, तो ये वहां पर भी लगना है। नाउ सो वी हैव लाइक डन एवरीथिंग। क्विक रिवीजन, हमारा गोइंग कंसर्न, एक्रूअल बेसिस, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट लेटेस्ट वाले कंसेप्ट थे। तो अब इसी के साथ हमने जो है ये वाला चैप्टर जो है फिनिश कर दिया है। एंड बच्चों काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारी समराइजेशन भी आपके पास अवेलेबल है। तो मेक श्योर टू रिवाइज दिस चैप्टर। यू हैव टू डू क्वेश्चन इसी चैप्टर के स्टडी हब से। ठीक है, आप स्टडी हब से इसी के क्वेश्चन जो है कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। क्विज वाले भी हैं हमारे पास एंड हमारे पास प्रैक्टिस वाले भी क्वेश्चन है, दोनों तरह के क्वेश्चन है। एंड आप लोग चाहें तो कैप्लान भी यूज कर सकते हैं फॉर फर्दर प्रैक्टिस। तो बच्चों एक हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, दिस इज अवेलेबल फॉर एवरीवन। एंड आपको डेली कंसेप्ट नोट्स वगैरह चाहिए तो वहीं भी होता है, हमारे लाइव भी होते रहते हैं, इसी चैनल की हेल्प से होते हैं। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको डेली अपडेट जो है मिलते रहे। तो इसी के साथ आज के सेशन को करते हैं वाइंड अप एंड हम मिलेंगे हमारे न्यू टॉपिक के साथ हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप हमारे जो है इस चैप्टर के नोट्स को पढ़िए एंड सारी रिवीजन जो है करिए। सो थैंक यू सो मच।